हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों द्विघात है ना द्विघात समीकरण के अध्याय को समाप्त किया था, तो चलिए आज हम लोग उसी प्रकार 10th क्लास के समांतर श्रेणी लेसन का शुरुआत करते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है और हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भी दिया गया श्रेणी जो होता है उसको हम लोग समांतर श्रेणी में है कहा जाता है ना। तो चलिए हम लोग आज इस लेसन का शुरुआत करते हैं बच्चों, और सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है कि नहीं। समांतर श्रेणी जिसको हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, एपी इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है एपी, जिसको हम लोग इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो मान लेते हैं बच्चों कि मेरे पास कोई एक श्रेणी है ना। श्रेणी का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे कि आप गिनती के ही यदि अंक लिखते हैं बच्चों कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे इसी तरह करके हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे बच्चों कि आखिर ये श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी है ना। क्या इनके दो अंकों के बीच की संख्या या अंतर समान है या नहीं है ना। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान होगा है ना, तो वो समांतर श्रेणी में कहा जाएगा, है ना। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2 को यदि 1 से घटाएंगे तो अंतर 1 प्राप्त होता है, 3 को यदि 2 से घटाएंगे तो अंतर 1 प्राप्त होता है, 4 को भी यदि 3 से घटाएंगे तो अंतर 1 प्राप्त। इसका मतलब है किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर यहाँ पर समान है। तो इसका मतलब है कि ये जो दिया गया श्रेणी है बच्चों वो किस में है, एपी में होगा, है ना। यदि क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान होता है तो वह एपी में कहलाता है। देखिए वैसा श्रेणी, इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वैसा श्रेणी है ना, श्रेणी जिसके है ना जिसके दो क्रमागत संख्याओं के बीच जिसके दो क्रमागत संख्याओं के बीच जिसके दो क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर समान हो, है ना, अंतर समान हो है ना, तो उसे समांतर श्रेणी में है कहा जाता है। तो उसे समांतर श्रेणी में है कहा जाता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं एक और श्रेणी आप लोगों के सामने में लिखता हूँ बच्चों कि जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसी तरह करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो आप क्या ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कौन सा श्रेणी में है बच्चों। तो सबसे पहले दोनों क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर आप निकालिए। जैसे कि 2 से यदि हम 4 से यदि 2 को घटाएंगे तो अंतर 2 आएगा, 6 को यदि 4 से घटाएंगे तो अंतर 2 आएगा, 8 को 6 से घटाएंगे तो अंतर 2 आएगा, 10 को यदि 8 से घटाएंगे तो अंतर 2। इसका मतलब है कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर यहाँ पर भी समान है, इसीलिए इसको हम लोग एपी में कहते हैं। एक और श्रेणी में आप लोगों के सामने में लिखता हूँ बच्चों, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, है ना। यहाँ पर अब हम करते हैं बच्चों 16 हो गया। तो ये श्रेणी यदि मान लेते हैं कि मेरे पास है कि नहीं, 2 है, 4 है, 16 है, तो क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। चलिए हम लोग माइनस करके देखते हैं। 2 से 4 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 2। ये दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 2 प्राप्त होता है। लेकिन क्या 16 से यदि 4 को घटाएंगे तो अंतर 12 प्राप्त हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है? नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये एपी में नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि समांतर श्रेणी में कोई भी श्रेणी दिया गया हो तो हम तभी पता लगा सकते हैं कि वह समांतर श्रेणी में है जब उनके दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, है ना, तभी वो समांतर श्रेणी में होगा। एक संख्या मैं आप लोगों के पास और लिखता हूँ, आप लोग उसको पता लगाइएगा कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है ना। चलिए मैं यहाँ लिखूँगा 1, यहाँ लिखूँगा 2,
यहाँ लिखूँगा 4, यहाँ हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32। क्या ये श्रेणी एपी में है? आप देखिए घटा करके, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो ई दोनों के बीच में अंतर हमको 2 प्राप्त होता है। ई दोनों के बीच में अंतर भी हमको लगभग 2 प्राप्त होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर हमको 4 प्राप्त हो रहा है, और ये दोनों के बीच में अंतर हमको 8 प्राप्त हो रहा है, और इस दोनों के बीच में अंतर हमको 16 प्राप्त हो रहा है। तो ये अंतर समान नहीं है ना, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। किस में नहीं है? एपी में नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एपी का मतलब क्या हो गया, कि उनके दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा समान होना चाहिए, तभी वो एपी में कहलाता है ना। जैसे कि मैं एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी में है बच्चों? आप देख पा रहे हैं कि ये एपी में है। 10 से यदि 5 को घटाइएगा तो अंतर आपको 5 प्राप्त हो रहा है ना। 10 से यदि है ना 15 में यदि 10 घटाएंगे तो अंतर 5 प्राप्त हो रहा है। यदि आप 20 से यदि 15 को घटाइएगा तो अंतर 5 प्राप्त हो रहा है ना। 25 को यदि आप 20 में घटाइएगा तो अंतर आपको 5। तो सभी क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर यहाँ पर समान हो रहा है, इसीलिए यह एपी में होगा, है ना। तो इसे ही हम लोग एपी में कहते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग है ना एक जनरल फॉर्म में, एक साधारण शब्दों में या साधारण संख्याओं के रूप में हम लोग कैसे इसको व्यक्त कर सकते हैं। सामान्य रूप, एपी का सामान्य रूप क्या होता है ना। एपी का सामान्य रूप, हमने क्या बोला कि एपी का सामान्य रूप क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एपी का सामान्य, मान लेते हैं कि किसी एपी का प्रथम पद है कि नहीं। एपी जो होता है बच्चों की, जो कि श्रेणी होता है ना, उसका प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, और जो सार्व अंतर होता है, मतलब दो संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है उसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहा जाता है, डी। बात समझिएगा, उसको हम लोग सार्व अंतर डी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कि ये श्रेणी हम लोग लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ये एक श्रेणी है। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए है, और सार्व अंतर मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 5। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, है ना, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर डिफरेंस, तो इसीलिए उसको हम लोग डी से सूचित किया जाता है। अब मान लेते हैं कि यदि मेरे पास कोई एक संख्या दिया गया है कि नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास उस किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ है 3, है कि नहीं, और उसका सार्व अंतर दिया हुआ है 3। आप समझिएगा, उसका सार्व अंतर दिया गया 3। तो आपको कहा जा रहा है कि इस दोनों संख्याओं से आप उसका एपी को लिखिए, मतलब आप श्रेणी को लिखना है इससे। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रथम पद तो ए है ना। अब हम लोग प्रथम पद में सार्व अंतर को बार बार जोड़ते जाएंगे, तो हमको जो संख्याएं क्रमागत रूप से प्राप्त होती है जाएगी वो मेरा एपी में कहलाएगी। जैसे प्रथम संख्या हो गया 3, अब 3 में सार्व अंतर डी को जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। अब इस 6 में से फिर 3 को जोड़ेंगे, सार्व अंतर को जोड़ेंगे, है कि नहीं, तो हमको 9 प्राप्त होगा। 9 में से 3 को जोड़ेंगे तो हमको 12 प्राप्त होगा। 12 में से यदि 3 को जोड़ेंगे तो हमको 15 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की जो श्रेणी मुझे प्राप्त हो रही है, तो ये श्रेणी एपी में कहलाएगी, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी श्रेणी का यदि प्रथम पद दिया हुआ है और उसका सार्व अंतर दिया हुआ है बच्चों, है ना, तो उससे हम एपी का निर्माण कर सकते हैं, है कि ना। जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ था, इसका प्रथम पद, इसका सार्व अंतर डी दिया हुआ था, तो हम लोग बारंबार क्या कर रहे थे? प्रथम पद को ए से जोड़ते जा रहे थे, ए को डी के साथ, है ना, तो हमको एपी का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम साधारण रूप में, सामान्य रूप में भी इसका लिख सकते हैं। प्रथम पद यदि ए में दिया हुआ है, प्रथम पद ए दिया हुआ है, तो ए को हम लोग क्या करेंगे? दूसरा पद प्राप्त करने के लिए हम उसको डी के साथ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, ये मेरा दूसरा, उस श्रेणी का दूसरा पद हो गया, है ना। अब तीसरा पद लिखना पड़ेगा, तो ए प्लस डी को पुनः डी के साथ हम जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 2d मिलेगा। अब पुनः ए प्लस 2d को हम लोग डी के साथ जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा? ए प्लस 3d मिलेगा, है ना। ए प्लस 3d को पुनः डी के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस 4d हमको मिलेगा। तो ये डॉटेड लाइन हमको आगे की ओर बढ़ते जा रहा है ना। इसी प्रकार हम लोग आगे भी श्रेणी को लिख सकते हैं। तो ये जो श्रेणी मुझे प्राप्त होगी बच्चों, ये एपी में होगा। ये किस श्रेणी में है? ये एपी में होगा। तो आप लोग इसको हम लोग एपी का सामान्य रूप कहते हैं, कि
कोई भी श्रेणी आपके पास यदि दिया गया है ना, तो उस श्रेणी का है ना हम लोग यदि प्रथम पद जानते हैं और हम लोग सार्व अंतर यदि हम लोग जानते हैं बच्चों, तो उस पूरे श्रेणी का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, है ना, प्रथम पद को एक डी के साथ जोड़ेंगे, है ना, तो हमको दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। फिर जो दूसरा प्राप्त पद जो है उसको हम लोग डी के साथ जोड़ेंगे, तीसरा पद प्राप्त होगा, तीसरा पद को पुनः डी के साथ जोड़ेंगे तो हमको चौथा पद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार क्रमागत रूप से हमको जो एक श्रेणी प्राप्त होगी उस श्रेणी को हम लोग एपी में कहेंगे, है ना। तो जैसे मैं आप लोगों को पुनः एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो आपका फॉर्म प्राप्त हुआ बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी का सामान्य रूप, है ना। जैसे कि एक उदाहरण मैं यहाँ पर पुनः देना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि है ना किसी भी श्रेणी का प्रथम पद ए है ना, ए बराबर 2 दिया गया है और उसका सार्व अंतर 3 दिया गया है ना, डी इज इक्वल टू 3 दिया। तो आप इसे श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो पहले प्रथम पद को लिखेंगे 2, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे, बार बार हम लोग सार्व अंतर के साथ उसको जोड़ते जाएंगे तो हमको एक श्रेणी प्राप्त होगी, उसी श्रेणी को हम लोग एपी में कहेंगे, है ना। तो इस 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे, हमको क्या मिलेगा 5, इस 5 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 8, 8 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 11, 11 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 14। तो ये जो श्रेणी मुझे प्राप्त हो गई, ये श्रेणी क्या होगी, एपी में होगी, है ना। तो आप लोग समझ में, आप देखिए आप किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा समान होगा, है ना। 5 से यदि हम 2 को घटाएंगे तो अंतर 3 प्राप्त होगा, 8 को यदि 5 से घटाएंगे तो अंतर 3 प्राप्त होगा, 11 को यदि हम लोग 8 से घटाएंगे तो अंतर 3 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि सभी क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर समान है, अतः यह एपी में होगा, है ना। इसका सामान्य रूप भी आपको मालूम हो गया। किसी एपी का प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, किसी एपी के दूसरे पद को ए प्लस डी से सूचित किया जाता है ना। किसी एपी का प्रथम पद जो होता है बच्चों, है ना, प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद जो होता है याद रखिएगा कि दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद, है ना, तीसरा पद जो होगा वो ए प्लस 2d होता है। इसी प्रकार देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार होगा। जो चौथा पद होगा, है ना, चौथा पद जो होगा बच्चों उसको हम लोग ए प्लस 3d कहेंगे। तो आप लोग कोई भी पद आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कि कोई एपी में यदि श्रेणी दिया गया है तो उसका 15वां पद कितना होगा, हमने क्या बोला कि उसका 15वां पद कितना होगा, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 14d, है कि नहीं, आप निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी यदि पद दिया रहेगा तो उसमें एक अंक घटा करके डी में उसको लिख देना है। जैसे हमको कहेंगे कि किसी एपी का 20वां पद क्या होगा, है कि नहीं, 20वां पद क्या होगा बताइए, है ना। तो 20 में से एक घटा करके डी के साथ उसको लिख देंगे तो ए प्लस 19d, है कि नहीं, ये मेरा क्या हो गया, 20वां पद हो गया। ऐसा देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, देखिए तीसरा पद में 2 आ रहा है, ये चौथा पद, देखिए चौथा पद में 3 आ रहा है, पांचवा पद में यहाँ पर 4 आ रहा है। इसीलिए हम लोग एक घटा करके हमेशा लिखते हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एपी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा बच्चों, और इसे आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग अब एनसीईआरटी के प्रश्नावली, है ना, 5.1 के प्रश्नों को हल करते हैं और अधिक से अधिक जानकारी हम लोग इसका प्राप्त करना चाहेंगे, है ना। देखिए प्रश्नावली 5.1, देखिए प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे बच्चों, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले प्रश्न को मैं पढ़ लूँगा, आप लोग अपने साथ किताब को रखेंगे बच्चों, ताकि मैं यहाँ जो भी प्रश्न को बताऊँगा उसे आप लोग किताब में एक बार जरूर से अपने से भी पढ़ लेंगे, और जो सॉल्यूशन हो रहा है उस पर आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दे करके उसे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो पहला प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर यह दिया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, है कि नहीं। पहला नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो पहला नंबर का प्रश्न का एक नंबर का प्रश्न हम बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्न को पहले आपको समझना पड़ेगा, क्या ये जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें जो हमको श्रेणी निकल करके बाहर आएगी, क्या वो श्रेणी एपी में होगा या नहीं होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है
है ना। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि आप किसी टैक्सी में चढ़ते हैं, है ना, तो प्रथम किलोमीटर यदि आप तय करते हैं बच्चों, उस टैक्सी से यदि आप प्रथम किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो आपको किराया 8 रुपया लगेगा, है ना, 8 रुपया किराया लगेगा। अब है ना, आप इस किलोमीटर के बाद, मतलब इस 1 किलोमीटर के बाद आप यदि अतिरिक्त और किलोमीटर की यदि दूरी तय करते हैं, तो उसके लिए आपको, सॉरी यहाँ पर 15 रुपया है बच्चों, है कि नहीं, 15 रुपया आपको किराया लगेगा। यदि आप 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, प्रथम किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो आपको किराया 15 रुपया लगता है ना। आप इस किलोमीटर के बाद यदि आप प्रत्येक किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तो आपको किराया उसमें 8 रुपया जुटता जाएगा आपका, है ना। तो कह रहा है कि इस प्रकार जैसे कि 1 किलोमीटर की दूरी तय हुई, तो मान लेते हैं कि अब कोई आदमी 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसका किराया कितना हो जाएगा, तो ये 15 रुपया तो उसको 1 किलोमीटर के लिए देना ही होगा, लेकिन इस किराया के लिए उसको 8 रुपया और देना होगा, है ना। कोई आदमी यदि 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर, तो उसको अब इतनी किलोमीटर की दूरी में 8 रुपया पुनः देना पड़ेगा। फिर चौथे किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इस जितनी पैसा उसको लगा उसमें पुनः उसको 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो ये एक सीरीज देखिए आपका बनते जा रहा है कि नहीं। आगे जितना भी किलोमीटर वो दूरी तय करेगा, उसमें उसका पैसा 8 रुपया जुटता जाएगा। तो पहला किलोमीटर कितना था बच्चों, एक किलोमीटर के लिए उसने 15 रुपया का भाड़ा दिया। अब 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 2 किलोमीटर की दूरी के लिए उसको 23 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। अब यदि कोई आदमी 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इस 23 में पुनः 8 रुपया उसको देना पड़ेगा ज़्यादा। तो 23 + 8 कितना हो जाता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे, 23 + 8 31 रुपया हो जाएगा। अब यदि मान लेते कि कोई आदमी यदि चौथा किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसको 31 से 8 रुपया और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 31 और 8 कितना हो गया, 39 किलोमीटर। इसी प्रकार जो है श्रेणी आगे बढ़ते जाएगी। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये श्रेणी एपी में है या नहीं है, तो हम लोग चेक करके देखेंगे। चेक करने का क्या तरीका है, इसका सार्व अंतर आप ज्ञात कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एपी में है या नहीं है। सार्व अंतर आपको ज्ञात करना होगा। तो पहला क्या हो गया देखिए, है ना। तो पहला सार्व अंतर यदि हम लोग डी निकालते हैं बच्चों, तो क्या होता है सार्व अंतर, ये मेरा पहला पद हो गया, इसको हम लोग A1 कहेंगे, इसको दूसरा पद A2 कहेंगे, इसको तीसरा पद A3 कहेंगे, इसको चौथा पद A4 कहेंगे। इसी प्रकार डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा, A5 A6 A7 8 9, है कि इस तरह आगे बढ़ता जाता है। तो सार्व अंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो ये होता है A2 - A1, है कि नहीं। प्रथम दो क्रमागत संख्याओं के लिए, प्रथम दो पहला दूसरा, प्रथम दो क्रमागत संख्याओं के लिए, है ना, सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो कितना हो गया, 23 में यदि हम 15 घटाएंगे बच्चों, तो हमको 8 प्राप्त होता है। तो पुनः दूसरा क्रमागत संख्याओं के बीच में यदि हम अंतर निकालेंगे, जैसे A3 में A2 घटाएंगे, है ना, A3 - A2, इसमें भी क्या होगा देखिए, 31 में यदि 23 घटेगा बच्चों, तो इसमें भी हमको क्रमागत सार्व अंतर 8 प्राप्त हो रहा है। अब पुनः फिर हम तीसरा यदि सार्व अंतर निकालते हैं, जैसे कि A4 - A3 यदि हम करते हैं, तो कितना हो गया, 39 - 31, ये भी हमको 8 प्राप्त। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सार्व अंतर सभी संख्याओं के बीच में प्राप्त हो रहा है। अतः ये जो श्रेणी है प्राप्त हो रही है या हुई है, उसको हम लोग एपी में है कहेंगे। ये किस में है, एपी में है, हम लोग कहेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न की और हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि उस प्रश्न का सॉल्यूशन किस तरह होगा, है कि नहीं। तो देखिए दूसरा नंबर का, 1 का दूसरा नंबर का प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 का 2 नंबर का प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। तो ये प्रश्न अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और इससे जो हमको श्रेणी प्राप्त होगी, हम लोग प्रयास करेंगे जानने का कि वो श्रेणी एपी में है या नहीं है। क्या लिखे हमने, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब समझ लीजिए कि किसी एक बेलन के अंदर हवा भरी हुई है,
है कि नहीं। किसी बेलन के अंदर यहाँ पर हवा भरा हुआ है बच्चों, है ना, और इसमें से एक वायु चूसक यंत्र लगा हुआ है, मतलब वायु को इसके अंदर से खींच करके बाहर निकाल देता है, वो पंप इसमें लगा हुआ है ना। तो अब जब एक बार जब इससे पंप को खींचा जाता है, जब इस पंप को जब खींचा जाता है तो इसके अंदर, इस बेलन के अंदर जितना हवा है उस हवा का 1/4 वह भाग खींच करके बाहर निकाल देता है। जब दूसरी बार खींचिएगा तो जितनी हवा बची हुई है उसके अंदर, उस हवा का 1/4 फिर बाहर निकाल देता है। फिर जब तीसरी बार जब उसको खींचिएगा तो क्या होता है, वो जितनी हवा उसके अंदर बची हुई है उस हवा का वो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस प्रकार जो हमको श्रेणी प्राप्त होगी, क्या वो श्रेणी एपी में है या नहीं है, हम लोग जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि माना, है कि नहीं, माना बेलन के अंदर x हवा है, माना बेलन के अंदर x हवा है ना, x हवा है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम बार, देखिए प्रथम बार खींचने पर, प्रथम बार जब खींचा गया है वायु चूसक यंत्र के द्वारा तो हवा कितना बाहर निकलेगा, तो इस x हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो 1/4 भाग करने का मतलब कितना हो गया, 1/4 भाग बाहर निकल गया, है कि नहीं। ये पहला बार इतनी हवा इसमें, अब इतनी हवा बाहर निकल गई तो बेलन के अंदर कितनी हवा बची, तो लिखेंगे कि शेष हवा कितना बचा है बेलन के अंदर। ये निकालने के लिए 1/4 को x से हम लोग घटा देंगे, है कि नहीं, x माइनस x/4। इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3x/4 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो दूसरी बार जब हम लोग खींचते हैं, है कि नहीं, दूसरी बार जब हम लोग खींचेंगे, है ना, दूसरी बार जब हम लोग खींचेंगे तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, मतलब 3x/4 गुना 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 3x/16 भाग बाहर निकल गया। अब शेष हवा, फिर जब इतना भाग जब 2 बार खींचे तो 3x/16 भाग हवा का बाहर निकल गया, तो उस बेलन के अंदर कितनी हवा बची, तो लिखेंगे शेष भाग, है ना, शेष भाग। तो हम लोगों को इतना में घटाना पड़ेगा, तो कितना हो गया 3x/4 और यह हो जाएगा 3x/16। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16, है कि नहीं, 4 तिया 12 हो जाएगा x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3x। तो 12x में 3x घट गया तो कितना बचेगा, 9x/16 बचेगा, है कि नहीं। तो हम लोग अब देखेंगे कि जब तीसरी बार जब उसको खींचा जाता है तो कितनी हवा बाहर निकलेगी, है कि नहीं। तो कितना निकलेगा, 9x/16 गुना 1/4। तो देखिए कितना हवा निकलेगा, 9x/16 जो कि 64 होता है, तो इतनी हवा बाहर निकल जाएगी, है ना। तो अब हम लोगों को देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो अब हम लोगों को देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो शेष हवा की मात्रा, तो पहले देखिए ये पहला जब खींचे थे तो शेष हवा पहला तो x था मेरा बच्चों, पहला क्या था x। दूसरा बार टंकी में कितनी हवा बची, तो 3x/4 भाग हवा बचा। चौथा बार, है कि नहीं, जब तीसरा बार जब हम लोग दूसरी बार जब खींचे तो टंकी में शेष हवा कितना बचा, 9x/16। तो ये अब देखना है कि हम लोगों को एपी में है या नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, इसका सार्व अंतर हम लोग निकालेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो प्रथम डी, ये हम जानते हैं कि A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, इसी तरह करके श्रेणी आगे बढ़ेगी। तो प्रथम सार्व अंतर D = हम लोग जानते हैं A2 माइनस A1 होता है। चलिए 3x/4 में x हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए तो, है कि नहीं, = इसका एलसीएम ले लिए 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 3x माइनस 4x, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 3x में 4x घटेगा तो -x/4 संख्या प्राप्त हुई। अब हम लोग इस दोनों संख्याओं के बीच में देखेंगे, पुनः सार्व अंतर निकालेंगे तो A3 माइनस हो गया A2, ये कितना हो गया 9x/16 माइनस कितना हो जाएगा 3x/4, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 9x। आप देखिए यहाँ पर 9x, अब 16 है ना, 16 को 4 से भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, और 4 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग इसको करेंगे तो कितना बार में आ रहा है, देखिए, है ना, 3 आ रहा है, 3x/16, तो लगभग ये एपी में तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सार्व अंतर समान नहीं हो रहा है बच्चों, है ना। पहला अंतर हम लोगों को क्या मिला, माइनस, है ना, -x/4, और दूसरा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है 3x बटा यहाँ पर 16। इसका मतलब है कि सार्व अंतर यहाँ पर बराबर नहीं है, है ना। इसीलिए ये जो श्रेणी मुझे प्राप्त हो रही है ये श्रेणी
किस में नहीं होगी? एपी में नहीं है। ये लिखेंगे, ये एपी में नहीं है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये एपी में नहीं है बच्चों, है ना। इसका मतलब है कि वायु चूसक यंत्र द्वारा जो प्रत्येक बार 1/4 भाग, है ना, शेष बचे बेलन में हवा की मात्रा को बाहर निकालता है, तो वो जो श्रेणी मुझे प्राप्त होती है वो एपी में नहीं होगी। समझ में आ गया बच्चों कि ये जो श्रेणी मुझे प्राप्त हुई वो एपी में प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कैसे निकाला? सबका सार्व अंतर जान करके मैंने निकाल लिया। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे, है ना, कि अब तीसरा नंबर के प्रश्न में जो श्रेणी मुझे प्राप्त होगा क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 30 रुपया बढ़ जाती है ना। देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से समझना होगा बच्चों कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, तो क्या ये एपी में होगी कि नहीं। तो यहाँ पर कहता है कि एक कुआं यदि खोदा जाता है तो उसके प्रथम मीटर, पहला मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये की खर्च आती है। उसके बाद पुनः जब दूसरा मीटर जब उसको खोदा जाता है तो 50 रुपया की लागत बढ़ जाती है प्रत्येक मीटर में। तो पहला खुदाई के लिए मुझे कितना लागत आया, है ना 150 रुपया, तो दूसरी खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ जाती है। इसका मतलब है कितना हो जाएगा? 200 रुपया। अब तीसरी मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा 250 रुपया। चौथे मीटर की खुदाई के लिए कितना हो जाएगा? 300 मीटर। तो इस प्रकार की हमको लागत आ रही कि प्रथम मीटर, पहला मीटर के लिए 150 रुपया, दूसरा मीटर के लिए 200 रुपया हो जाएगा, तीसरा मीटर के लिए 300 रुपया हो जाएगा, चौथा मीटर के लिए 300 रुपया हो जाएगा। तो क्या ये एपी में है या नहीं है? तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं बच्चों कि ये पहला मेरा पद हो गया A1, A2, A3, ये हो गया A4, है ना। तो चलिए देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है ना। तो पहला सार्व अंतर D इज इक्वल टू निकालेंगे तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 प्राप्त होता है। तो दूसरे अपक्रमागत संख्या के बीच में हम लोग देखेंगे कि सार्व अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? A3 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना प्राप्त होता है? 250 माइनस इधर हो गया 200 इज इक्वल टू 50 रुपया प्राप्त होता है। तो तीसरे क्रमागत संख्याओं के बीच में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि इन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच में यहाँ पर, है ना, अंतर समान प्राप्त हो रहा है, जिसके वजह से दिया गया श्रेणी या फिर कुएं की जो क्रमागत खुदाई के अनुसार बढ़ने वाला, है ना, मूल्य वृद्धि का जो क्रमागत संख्याएं हैं वह एपी में प्राप्त होगा कि ये एपी में है ना। समझ में आ गया। तो चलिए चौथे नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो चौथे नंबर का प्रश्न दिया हो गया कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर दिया होगा कि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से यदि जमा किया जा रहा है तो क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा। हम लोग चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला, है ना, मूलधन उसका कितना था बच्चों, हम लोग जानते हैं, है ना। मूलधन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10,000 रुपया उसका मूलधन है। तो दूसरे वर्ष में मूलधन कितना हो जाएगा? तो हम लोगों को प्रथम वर्ष का मिश्र धन निकालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि दूसरे वर्ष का मूलधन कितना होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि पहले वर्ष का मूलधन तो एक कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो दूसरे वर्ष का मूलधन निकालने के लिए, तो दूसरे वर्ष का, है ना, दूसरे वर्ष का मूलधन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं मूलधन निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, है ना। या कैसे निकालेंगे हम लोग? फार्मूला निकालने के लिए हम लोगों को मिश्र धन वाला फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों। हम लोग उसको भी जानते हैं कि कैसे हम लोग निकालने का करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष, है कि नहीं, हम लोग जानते हैं बच्चों ये बात, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कि प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन होता है कि नहीं, प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन होता है वो दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है। और वो मूलधन जो होगा वो क्या होगा? उस
है ना, उस प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर होता है। ये बात को समझना होगा आप लोगों को कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक प्रथम वर्ष का जो मूलधन होता है वो साधारण ब्याज के अनुसार दिया जाता है प्रथम वर्ष के लिए, और प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा, है ना, अब वो किस में जुटेगा, मूलधन के साथ जुटेगा। तो मूलधन के साथ जुटने के साथ वो मिश्र धन बन जाता है ना। यहाँ पे हम लोग यदि निकालने का प्रयास करेंगे तो, है ना, हम लोगों को फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मिश्र धन वाला फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज निकाल करके हम लोग बनाएंगे। तो क्या होने का, प्रथम दूसरे वर्ष का मूलधन तो हम लोग जानते हैं कि कितना है, 10,000 रुपया है। प्रतिशत कितनी वृद्धि हो रही है, 8% दर है, और गुना समय 1 वर्ष है, और नीचे में कितना हो गया, देख पा रहे हैं 100। तो इसको हम लोग यदि काटेंगे बच्चों तो ये चीज़ हम लोगों को कितना मिल रहा है, यहाँ से कितना मिला, आप देख पा रहे होंगे कि 80 रुपया, 800 रुपया हम लोगों को प्राप्त हो गया। लेकिन ये क्या मिला, प्रथम वर्ष का ब्याज, है ना, ये क्या मिला हम लोगों को, है ना, दूसरे वर्ष का, प्रथम वर्ष का ये हो गया प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो है ना, दूसरे वर्ष मतलब प्रथम वर्ष के अंत में, मतलब दूसरे वर्ष का मूलधन भी हम लोग कर सकते हैं, देते हैं मिश्र धन बराबर दूसरे वर्ष का मिश्र धन। प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना लगा, प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन तो कितना हो जाएगा, देखिए देख पा रहे हैं, 10,000 प्लस हो जाएगा 800 इज इक्वल टू कितना हो गया, 00801, इतना रुपया हो गया मेरा, है ना। ये क्या हो गया, मिश्र धन। तो ये प्रथम वर्ष के अंत का मिश्र धन हो गया। तो दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा, ये हमने क्या लिखा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, दूसरे वर्ष का, है ना, मूलधन हो जाएगा। दूसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा, 10,800 रुपया हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कि दूसरे वर्ष के अंत में उसका मिश्र धन कितना होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फिर साधारण ब्याज बराबर हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो अब यहाँ पर मूलधन मेरा इतना हो गया, 10,800 गुना 8 गुना 1 बटा ये हो गया 100, ये 2 जीरो कट जाएगा, इज इक्वल टू 8 गुना 8 कितना हो गया, 64 हो गया, और 8 एका 8 हो जाएगा, इतना रुपया हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि प्रथम वर्ष, है ना, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, दूसरे वर्ष के अंत में, है ना, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन तो कितना हो जाएगा, 10,000, है ना, 800 प्लस 864 इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 4 6 8 8 16, 16 के 6 हाथ में बचा 1, यहाँ पर 1, इतना हो जाएगा बच्चों, है ना, 4 4 हो गया, 8 8 16 हो गया, और 1 1 हो गया। तो इसका मतलब हम लोगों को एक श्रेणी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आप तीसरे वर्ष के अंत में निकाल सकते हैं, चौथे अंश के अंत में भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तीसरे वर्ष का, है ना, मिश्र धन हो गया, तीसरे वर्ष का मिश्र धन हो गया, सॉरी, हाँ, मूलधन, मिश्र धन और मूलधन में गलतियां हो जाती है ना। तीसरे वर्ष का मूलधन हो गया। तो तीसरे वर्ष का मूलधन कितना होगा, 11,664 रुपया। तो हम लोगों को एक श्रेणी प्राप्त हुआ बच्चों। क्या श्रेणी प्राप्त हो गया कि पहले वर्ष का मूलधन जो था वो 10,000 रुपया था, तो दूसरे वर्ष का मूलधन जो हो गया वो 10,800 रुपया हो गया। तीसरे वर्ष का जो मूलधन हो गया वो 11,664 रुपया। इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं आगे भी। तो क्या ये एपी में है या नहीं है, हम लोगों को, क्या ये एपी में है या नहीं है, हम लोगों को ये चीज़ जानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। मैं उस श्रेणी को फिर से एक बार लिख देता हूँ। तो पहला क्या मिल रहा है हम लोगों को, पहला वर्ष का मूलधन 10,000 रुपया, है ना। दूसरे वर्ष का मूलधन जो हो गया 10,800 रुपया। तीसरे वर्ष का मूलधन 11,664 रुपया मिल रहा है। तो क्या ये एपी में है या नहीं है, पहले सार अंतर निकालेंगे। तो ये पहला पद A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, सीधा आगे भी बढ़ेगा। तो D बराबर कितना होता है, A2 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना हो गया 10,800 माइनस 10,000 इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, 800 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अब अगले दो क्रमागत संख्याओं का, तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 11,664 माइनस 10,800। इसको आप घटा करके देखें तो आपको कितना मिलेगा। देखिए 4 में से 0 गया तो 4, 6 में से 0 गया तो 6। अब देखिए यहाँ पे, है ना, पहचान लेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8, है ना, और ये तो कट जाएगा तो 864 प्राप्त हुआ। तो पहले दो क्रमागत संख्याओं के बीच में सार अंतर कितना हो गया 800, और दो अगले क्रमागत संख्याओं के बीच में सार अंतर हो गया 864। तो सार अंतर बराबर नहीं हो रहा है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को।
है ना। तो ऐसे ही बनता है ना। आप लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इस सब के बारे में तो पढ़े ही होंगे। तो उसमें होता क्या है बच्चों कि पहले वर्ष का जो मूलधन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैं बता रहा हूँ कि पहले वर्ष का जो मूलधन होता है ना, तो वो पहला वर्ष जो होता है ब्याज जो संयोजित होगी वो साधारण ब्याज होगा, लेकिन दूसरे वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होती है, क्योंकि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज होता है, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होती है। तो दूसरे प्रथम वर्ष के अंत में जो मिश्र धन प्राप्त होता है ना, वो दूसरे वर्ष के शुरुआती में उसका मूलधन बन जाता है। फिर उसी प्रकार निकाल सकते हैं कि दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्र धन प्राप्त होता है वो तीसरे वर्ष के शुरुआती में क्या हो जाता है, मूलधन बन जाता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने इसको बनाया है। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें 1-2 प्रश्न मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है बच्चों। इसमें देखिए 2 नंबर का प्रश्न में दिया गया कि दी गई है कि नहीं, दी हुई एपी के, है कि नहीं, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। दिया गया जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसमें ए दिया गया है, ए बराबर इसमें 4 है और डी बराबर इसमें -3 है। तो आप लोगों को क्या करना है, एपी लिखना है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि है ना, ए में डी को जोड़ते जाइए, बारंबार जोड़ते जाइए तो आप लोगों को श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पहला A1 जो हम लोग करेंगे, A1 में क्या करेंगे, अब डी में है ना, हम ए में हम लोग डी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है देखिए, है ना, माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे, इस प्रकार डी को माइनस लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 1। अब A2 निकालेंगे। अब इस 1 में -3 को जोड़ना होगा बच्चों, है ना, 1 में प्लस और यहाँ पर हो गया -3, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 - 3 = कितना हो जाएगा, -2। अब इसी तरह हम लोग A3 निकालेंगे। तो अब इस -2 में हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा, -3 को, तो -2 प्लस -3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -2 - 3 = हो गया -5। अब इसी तरह हम लोग A4 निकालेंगे तो कितना हो गया, -5 प्लस, अब इसमें हम लोगों को -3 जोड़ना पड़ेगा, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो -5 - 3 = -8। क्या श्रेणी हम लोगों को प्राप्त हुआ, A1 = 1, A2 = -2, है ना। पहला पद तो हम लोगों का 4 है, पहला पद 4, A1 हो गया 1, A2 बराबर हम लोगों को है ना 2 मिला है, A3 बराबर -5 और A4 = -8 डॉट 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 डॉट, ये AP में है कि नहीं, ये AP में है बच्चों। तो यही हो गया मेरा श्रेणी लिख दिए। अब इसी तरह करके आप लोगों को आगे भी निकालना है, जैसे कि 2 नंबर का प्रश्न तो काफ़ी आसान है, 2 नंबर का प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। 3 नंबर का भी प्रश्न काफ़ी आसान है, सेम इसी तरह 1 नंबर की तरह बनेगा। मैं 4 नंबर के प्रश्न को बना देता हूँ क्योंकि इसमें एक बटा वाला दिया हुआ है कि नहीं। इसमें मैं 4 नंबर का, ये 1 नंबर का, 2 का 1 नंबर का प्रश्न था और इसमें मैं 4 नंबर के प्रश्न को सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद वो आप लोग खुद से अपने से बनाना है। तो ए का मान यहाँ पर -1 दिया हुआ है और डी का इस वैल्यू दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका पहला पद तो आप लोग जानते हैं कि पहला पद -1 है ना, पहला पद। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, A1 = हम लोगों को अब 1 में D/2 को जोड़ना होगा बच्चों, तो -1 प्लस 1/2 इसको हम लोग जोड़ेंगे। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे बच्चों तो -1/2 आपको प्राप्त होगा। अब हम लोग दूसरा पद निकालेंगे, है ना, -1 में -1/2 को हम लोग जोड़ना होगा बच्चों, तो -1/2 में +1/2 को, इस दोनों को जोड़ देंगे, = 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह एक 3 हम लोग को मिलेगा, तो क्या मिलेगा, देखिए 0 में डी को जोड़ेंगे, है कि नहीं, इसमें डी को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 0 + 1/2 = 1/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम लोग A4 करेंगे, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 में 1/2 को जोड़ेंगे, 1/2 प्लस, मतलब हम लोग वही फार्मूला यूज़ किए हैं, A + D, है ना, A + 2D, A + 3D, वही फार्मूला का मैं ये प्रयोग करते जा रहा हूँ बच्चों। इसमें जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम लोगों को क्या कर्मागा श्रेणी मिला बच्चों, इसमें मिला -1, फिर मिला -1/2, उसके बाद मिला 0, 1/2, 1। तो ये श्रेणी जो हमको मिला है वो AP में प्राप्त हो रहा है। समझ में आ गया बच्चों। मैंने आप लोगों को के लिए क्या समीकरण बनाया है A, है ना, A + D, A + 2D, A + 3D, यही फार्मूला में A का वैल्यू आपका दिया हुआ है और D का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप दोनों को रख करके सॉल्व करते जाइए तो आपको पता चल जाएगा, है ना।
इस प्रकार आप लोगों को सॉल्व करके करते जाइए, आपको पता चल जाएगा। आप लोग है ना इस सूत्र में भी सामान्य रूप में भी रख करके एपी के प्रत्येक पद को निर्धारित कर सकते हैं, या फिर आप लोग प्रत्येक निर्धारित पद में डी को जोड़ते जाइए, है ना, बारंबार, तो आप लोगों को भी मिलता जाएगा। तो जैसे कि मैं इसमें एक प्रश्न आपका बना देता हूँ बच्चों, 5 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करता हूँ, तो उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। इसमें देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए बराबर -1.25 एंड डी इज इक्वल टू दिया हुआ है -0.25 दिया हुआ है ना। तो इसमें पहला पद तो दिया हुआ है a इज इक्वल टू -1.25। अब दूसरा पद क्या होगा, a1 इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं बच्चों a प्लस डी होता है ना, ये हम लोग जान रहे हैं कि a प्लस डी दूसरा पद होता है। तो इसमें क्या करना है, a का वैल्यू को रखना है। a का वैल्यू कितना हो गया, -1.25, है ना, प्लस, और यहाँ ना बीच में प्लस है, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 0.25 माइनस में, तो इसको सॉल्व करेंगे। -1.25 प्लस माइनस माइनस 0. यहाँ पर हो गया 25, इसको सॉल्व करिए, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, हम लोग जानते हैं। इसको जोड़िए, 5 और 5 10 के 0, हाथ में बचा 1, 2 2 4 और 1 हो गया 5, है ना, और यहाँ पर हो गया 1, है ना, 0.1, तो ये हो चीज़ हो गया -1.05। अब इसी तरह हम लोग यदि दूसरे पद को भी निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसमें इसको जोड़ दीजिए इस पद में, या आप इसको जोड़ दीजिए तो आपको निकल जाएगा, या फिर आप a+2d का व्यवहार करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ रहे होंगे बच्चों, आपको हमने क्या बोला, आगे का पद निकालने के लिए या तो आप ये पद में a1 में आप d को जोड़ देंगे तो आपका दूसरा पद निकल जाएगा, या फिर आप a+2d का व्यवहार करेंगे तो भी आपका पद निकल जाएगा। a+2d में कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि a1 जो फाइंड किए हैं a1 में ही हम लोग d को जोड़ देते हैं। तो अब इस पद में हम लोग क्या करेंगे, 1.05 में हम लोग क्या करेंगे, d को जोड़ेंगे तो प्लस आ गया, फिर माइनस d का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -1.05 माइनस 0.25, यहाँ पर सॉरी हम गलती लिख दिए, यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर 50 है बच्चों। इसको सॉल्व करिए, 0 में से 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए 0 में से 5 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना, 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह करके निकल गया। तो ये मेरा 3 पद निकल गया, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद हमको और निकालना है, a3 हमको निकालना है बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को इसको जोड़ना है ना। अब अंतिम पद को d के साथ जोड़ेंगे, तो -1.75 प्लस, है ना, 0.25 को हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ते जाइए, है ना। तो यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 1.75 माइनस 0.25, इसको जोड़िए, 10 में से 10, 5 5 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 और 2 9 और 1 10 के 0 हाथ में बचा 1, और 1 1 यहाँ पर हो गया 2, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ये जो श्रेणी हमको प्राप्त हुआ वो एपी में होगा। पहला क्या निकला था बच्चों, -1.25, दूसरे के लिए क्या निकला, माइनस, है ना, 1.50, तीसरा क्या निकला, -1.75, चौथा क्या निकला, -2.00। तो ये श्रेणी जो हमको प्राप्त हो रहा है, आप जान रहे हैं कि ए हम लोग फाइंड किए, ए में डी को जोड़ दिए तो a1 मिला, a1 में डी को जोड़ दिए तो a2 मिला, a2 में डी को जोड़ दिए तो a3 मिला। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। मैंने यहाँ पे कौन प्रोसेस अपनाया बच्चों, पहला पद हो गया a, है ना, a से ए को हम लोग यदि जोड़ते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, a1 मिलता है कि नहीं। a1 में यदि हम लोग d को जोड़ देते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर a2 मिल जाता है। अब हम लोग a2 में यदि d को जोड़ देते हैं बच्चों तो हमको a3 मिलता है। तो ये प्रोसेस से हम लोग काम करते हैं, है ना। a में d को जोड़ेंगे तो a1 मिलेगा, a1 में d को जोड़ेंगे तो a2 मिलेगा, a2 में d को जोड़ेंगे तो a3 मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोगों को समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, और जानने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग 3 नंबर के प्रश्न की और बढ़ते हैं बच्चों, और उसको जानने का प्रयास करते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए पहला नंबर का 3 का 1 नंबर में आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें जो श्रेणी दिया हुआ है बच्चों वो 3 है, 1 है, -1 है और -3 है, इस तरह करके आगे बढ़ रहा है ना। तो इसमें प्रथम पद आप लोग बता ही दिया हूँ, प्रथम पद क्या होगा, a इज इक्वल टू, इसमें 3 है, सार्व अंतर का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो गया मेरा a1, ये हो गया a2, ये 3, ये a4, इस तरह करके आगे बढ़ेगा। सार्व अंतर का फॉर्मूला भी जानते हैं बच्चों कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद में पहला पद को माइनस करना पड़ेगा, तो 1 - 3 इज इक्वल टू कितना प्राप्त होता है, -2। तो ये दोनों मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना। तो आप लोग 2 नंबर के प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ बच्चों, आप लोग खुद से बनाइए। 3 नंबर के प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न काफ़ी आसान है।
इसमें जो श्रेणी दिया हुआ है वो 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है कि नहीं, और 13/3 है। तो क्या हम लोगों को देखना है कि ये है कि नहीं, इसका प्रथम पद क्या होगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3, और सार्व अंतर का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है a2 माइनस a1। तो सार्व अंतर में देखिए ये a1 हो गया, a2 a3 a4 हो गया, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना हो गया 5/3 माइनस हो गया 1/3। तो इसमें हम लोग घटाएंगे तो 5 में से 1 हो गया 3 है कि नहीं, कितना हो गया 4/3 आ गया। सार्व अंतर इसका 4/3 हो गया और प्रथम पद हो गया है ना 1/3। इसी तरह हम लोग 4 नंबर के भी प्रश्न को हल करके देख लेंगे बच्चों की कैसे बनेगा, क्योंकि वो दशमलव वाला प्रश्न है और बच्चों को दशमलव से काफ़ी डर लगता है ना। यहाँ पे 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 है। इस तरह करके आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला पद क्या होगा बच्चों 0.6 हो गया, इसका सार्व अंतर निकालिए। तो ये a1 हो गया, a2 a3 a4 इस तरह करके बढ़ेगा। तो कितना हो गया a2 माइनस a1 हो गया। तो इसमें कितना हो गया देखिए, इसमें a2 का वैल्यू कितना हो गया 1.7 माइनस है ना a2 का इसमें a2 कितना हो गया 0.7 और a1 हो गया 0.6, यहाँ पे रख दिया 0.6। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 7 में से 6 जाएगा बच्चों, बचेगा 1, तो 1.1 इसका सार अंतर हो गया, प्रथम पद ये हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था बच्चों, इसको आप लोग अपने से बना सकते थे। तो चलिए हम लोग 4 नंबर के प्रश्न की और आगे बढ़ेंगे बच्चों और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए 4 नंबर का प्रश्न कहा क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी में है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और उसके आगे भी 3 पद लिखना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन एपी में है ना, और कौन एपी में नहीं है। जो एपी में होगा उसका सार अंतर लिख करके उसका आगे 3 पद आपको बढ़ाना है। तो सबसे पहले 1 नंबर के 4 का 1 नंबर के प्रश्न को मैं देख लेता हूं। तो इसमें क्या दिया हुआ देखिए 2, 4, 8 और 16, क्या ये एपी में है ना। पहले इसका देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। पहले इस एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 क्रमागत टर्म तक हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, इसका सार बनता 2 क्रमागत टर्म तक। तो पहले हम लोग निकालेंगे डी, तो कितना हो गया a2 माइनस a1। तो a2 क्या हो गया 4 में से 2 घट गया, तो ये क्या निकल गया 2। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 2 क्रमागत टर्म तक। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a3, यहाँ हम लोग जानते हैं ये a1 है, a2 है, a3 है, ये हो गया a4 हो गया ना। तो अब हम लोग 2 क्रमागत टर्म निकाला, फिर आगे के 2 क्रमागत टर्म ना 8 में से 4 घटेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a3 माइनस a2। तो कितना हो जाएगा 8 में से 4 चला गया, तो यहाँ हो गया 4। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है एपी में है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में सार्व अंतर समान नहीं है। पहला 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में सार्व अंतर 2 प्राप्त होता है कि नहीं, और दूसरे क्रमागत संख्याओं के बीच में सार्व अंतर 4 प्राप्त होता है। अतः अंतर समान नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। एपी लिख करके काट दिया, ये एपी में नहीं है। तो इसी प्रकार आप लोग दूसरे नंबर के प्रश्न को सॉल्व करिए बच्चों। हम तीसरे नंबर के प्रश्न को सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये एपी में है या नहीं है ना। इसमें क्या दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये एपी में है या नहीं हम लोग पहले देखेंगे। इसमें सार अंतर निकालेंगे बच्चों। इसका ये हो जाएगा a1, a2, a3, ये हो गया a4। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। तो देखिए a2 का वैल्यू कितना हो गया है ना, -3.2 में हम लोग किसको माइनस करेंगे, इसको। तो बीच में माइनस का चिन्ह है और a1 में भी माइनस है ना, तो 1.2 आ जाएगा। इसको हम लोग अच्छा से लिखेंगे -3.2, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.2। इसका 3.2 में है ना 1.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों। तो देखिए 3 में से है ना 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। अब इन 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में देखेंगे बच्चों, इसके बीच में कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a3 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5.2 माइनस 3.2। आप लोग समझ में आएंगे, हो जाएगा ये हो गया 3.2, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो हम लोग देख रहे हैं क्रमागत संख्याओं के बीच में है ना सार्व अंतर हमेशा समान आ रहा है। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें इसका मतलब है कि दिया गया श्रेणी एपी में है। तो यदि एपी में है बच्चों तो इसके आगे के 2 पद कैसे हम लोग लिखेंगे। तो आगे के 3 पद, तो अंतिम पद कितना हो गया इसका देख रहे हैं 7.2, इसमें हम लोग आगे के 2 पद लिखेंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा 7.2, इसमें हम लोग क्या करते जाएंगे माइनस है कि नहीं 2.0 को जोड़ते जाएंगे। तो 7.2 में यदि 2.0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -9.2, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोग -11.2। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा एक संख्या मिल गया बच्चों। तो इसी प्रकार जो है आप लोग है ना 4 नंबर का भी प्रश्न को बनाएंगे बच्चों।
हम 5 नंबर के प्रश्न को हल कर देते हैं। 5 नंबर के प्रश्न देखिए यहाँ पर कितना है, तो ये हो गया 3 प्लस रूट टू, है कि नहीं, फिर हो गया 3 प्लस 2√2, है कि नहीं। इसी प्रकार आगे की और बढ़ रहा है ना। लास्ट में और एक टर्म है 3 प्लस 3√2 है। तो क्या ये एपी में है या नहीं, प्लेस में हम सार व अंतर हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला पद क्या हो गया बच्चों, ए हो गया, सार व अंतर निकालते हैं इसका, है ना। तो इसमें देखिए A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो सार व अंतर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना हो गया 3 प्लस यहाँ पर हो गया √2 और A1 कितना हो गया -3। तो 3 कट गया, इज इक्वल टू आ गया √2। अब इसी तरह दूसरा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 ये चीज़ है, 3 प्लस 2√2 माइनस, अब इसमें घटाना है बच्चों तो माइनस दो, है ना, दोनों में अंतर आ जाएगा तो माइनस, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। तो 3 कट गया, 2√2 में 2 है ना, 2√2 में 1√2 घट गया तो बचेगा √2। इसका मतलब सार व अंतर समान आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं, ये एपी में है बच्चों। तो इसमें आगे के 3 पद हमको लिखना है। तो अंतिम पद ये हो गया 3 प्लस 3√2, उसमें हम लोग √2 को जोड़ते जाएंगे। 3 प्लस 3√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो 4√2 हो जाएगा। फिर हम लोग 2√2 को जोड़ेंगे तो 5√2 हो जाएगा। फिर आगे जोड़ेंगे 3 प्लस, है ना, 6√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार एपी प्राप्त होता है बच्चों। तो इसी प्रकार आप लोग बनाएंगे बच्चों, 6 नंबर भी बनाएंगे, 7 नंबर भी बनाएंगे, 8 नंबर बनाएंगे बच्चों, है ना। इसमें ज़्यादातर प्रश्न आप लोगों के लिए ही बनाने के लिए है बच्चों, उसको आप लोग अपने से ही प्रयास करेंगे बनाने का, है ना। तो जैसे कि मैं 1 नंबर का यहाँ पर एक तो प्रश्न बनाने का प्रयास करता हूँ बच्चों, ये इसमें 9 नंबर का जो प्रश्न है वो काफ़ी बच्चों से नहीं बनता है, इसलिए मैं उसको बना देना चाहूँगा। 9 नंबर का प्रश्न ये क्या हो गया, ये हो गया A², ये हो गया A³ A4, कहता है ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार व अंतर निकालेंगे। तो कितना हो गया देखिए, तो A² माइनस A, तो ये तो घटेगा नहीं, A² और A यह अलग अलग संख्या है, ये घटेगा नहीं, इसलिए यह संख्या प्राप्त हो रहा है A² माइनस A। उसके बाद दो अगले क्रमागत संख्याओं के बीच में सार व अंतर निकालेंगे तो ये कितना निकल गया। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसमें A को कॉमन निकाल सकते हैं। तो A को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा A-1। अब यहाँ पर अगले सार व अंतर में निकालेंगे तो A3 माइनस A² हो जाएगा बच्चों। तो इसमें भी आप लोग A को कॉमन निकालेंगे तो इसमें A² कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा A-1। तो देखिए सार व अंतर समान नहीं आ रहा है, यहाँ पर A-1 आ रहा है, यहाँ A² -1 आ रहा है, तो ये सार व अंतर समान नहीं आता गया, ये एपी में नहीं होगा, है ना, ये एपी में नहीं होगा बच्चों। और एक प्रश्न जनरली बच्चों से नहीं बनता है, वो प्रश्न है ना, कौन सा प्रश्न है है ना, देखिए मैं बताता हूँ वो प्रश्न है। तो चलिए 12 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। 12 नंबर का इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए √2 2√2 है कि नहीं, इसमें √8 √2 √8 और √18 है कि नहीं, और यहाँ पर दिया हुआ है √32 आगे बढ़ता है। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे, √2 को तो √2 लिख सकते हैं बच्चों, √8 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2√2। अब हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 है कि नहीं, हम लोग इसमें 2 रूट हो गया बच्चों, है ना। 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2। तो इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि आप लोग रूट में अच्छी तरह से जानते हैं चेंज करने के लिए बच्चों, इसीलिए मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार रूट में बदला जाता है। तो ये आप एक एपी में है बच्चों, देख पा रहे हैं। इसमें सार व अंतर यदि हम लोग निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2√2 दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो 2√2 में √2 घटेगा तो √2 बचेगा। अब अगला यदि हम √2 निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है 3√2 माइनस यहाँ पर हो गया 2√2, तो 3√2 में 2√2 घटेगा तो ये बचेगा 2√2। तो सार व अंतर समान आ रहा है, अतः ये एपी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी में ये है। तो आगे के 3 पद, तो अंतिम पद कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 32 हो रहा है। तो आगे के हमको 3 पद यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर 32 और 32 को मैंने क्या लिखा है 4√2। तो आगे के 3 पद कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा और 7√2। तो इसको हम लोग √2 में कैसे लिखेंगे, तो इसमें याद करिएगा कि सभी को वर्ग करके, है ना, इसको वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग को 2 से गुना करिए, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 दूनी 50, तो 50 रूट हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग को 2 से गुना करेंगे तो 36 गुना 2 कितना होगा 72, तो 72 रूट हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, है ना, 7√2 है तो 7 का वर्ग 49 गुना 2 कितना होगा, है ना 98, तो 98 हो जाएगा।
तो आगे के 2 पद इस प्रकार मुझे प्राप्त होते हैं बच्चों। तो अब इतना ही है बच्चों। आप लोग, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रश्न को सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बेसिक आधार चीज़ मैंने बता दिया है कि इसको कैसे, क्योंकि सारे प्रश्न को यदि मैं सॉल्व कर देता हूँ तो आप लोगों के लिए बनाने के लिए कुछ बचेगा नहीं बच्चों। और वैसे प्रश्न जो आप लोग से नहीं बनते हैं उसे आप लोग कमेंट में लिख करके मुझे बताएंगे कि सर मुझसे ये प्रश्न नहीं बना, मुझे वो प्रश्न नहीं बना, तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज दूंगा आप लोग तक, है ना। तो ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। आप लोग इस लेसन को पूरा से पूरा बना कर अपने से बनाने का प्रयास करें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा पढ़ते रहें, हमेशा हंसते रहें भी, खेलते रहें और मुस्कुराते भी रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें। आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।